हेलो बच्चों, मैं जी.के. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, यमुना विहार, नियर भजनपुरा पेट्रोल पंप, दिल्ली ईस्ट। अब तक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं, जिसमें मैं सेल के बारे में बताऊंगा। सेल, हाँ जी, एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल। 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। हमें सेल के बारे में जो पढ़ना है, ध्यान सुनिए, हमें जो सेल के बारे में पढ़ना है वो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईएमएफ, जिसका सिंबल होता है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक है बेटा, समझिए, ये सेल है, ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है। मैंने आपको सिखाया था सेल का पॉजिटिव प्लेट बड़ा होता है हाई वोल्टेज, नेगेटिव प्लेट छोटा होता है लो वोल्टेज। सर, अब यहां लगा दिया गया की और यहां जोड़ दिया गया एक रेजिस्टेंस। सर, की ओपन है, यहां पे की ओपन है, इसका मतलब सर्किट में करंट का फ्लो कितना है? 0 है। इसका मतलब सर्किट में करंट का फ्लो 0 है। इसका मतलब यह भी हुआ आप सेल का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। ऐसी दशा में अगर इस प्लेट को ए मान लें, इस प्लेट को भी मान लें, तो मैंने कहा जो वी ए माइनस वी बी होगा वो मैक्सिमम होगा और यही कहलाएगा ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो डेफिनेशन क्या हुआ? जब सेल से निकलने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, उस कंडीशन में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं ईएमएफ। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0, जब सेल से निकलने करंट 0 हो, मतलब हम सेल का इस्तेमाल ना कर रहे हो, इन दैट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस in that condition the maximum potential difference between two terminals of a cell is called as EMF of a cell। जैसे अब कार की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, आप मार्केट से गए, बैटरी लाकर खरीद के रख दिया, आपने कार के साथ अटैच ही नहीं किया, रख दिया, क्या आप उसका यूज कर रहे हैं? नहीं, उस पर लिखा होता है 12 वोल्ट, वो उसका ईएमएफ है। राइट सर, आपके जो रिमोट के अंदर सेल लगता है, टीवी के रिमोट के अंदर, वो 1.5 वोल्ट का सेल होता है, ड्राई सेल होता है। तो सर, जब तक आप उसको रिमोट के अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। ठीक है सर, तो व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज 0, then the maximum potential difference between two terminals of a cell is called as electromotive force या EMF of a cell। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, दैट्स वाई इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। करेक्ट। अब आगे सुनिएगा। हाँ सर, अब मैंने क्या किया, ये सेल लिया भाई, सेल का ईएमएफ ई है, लिखा गया वोल्ट, ये खुद का वोल्टेज है बेटा। अब मैंने इसे सर्किट में जोड़ दिया, लो जी, कनेक्टेड है। अब सर्किट क्या है? क्लोज्ड है। सर देखा, यहां से करंट निकला आई जी, सर यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया? आई। खासियत, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है लौट के उसे उतना वापस मिलना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट को मैं मान लू सी, इस पॉइंट को नाम लिखें डी, तो मैं कहूंगा वीसी ग्रेटर देन वीडी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और वैसे भी देख लो, सी वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है हाई वोल्टेज, डी वाला नेगेटिव से कनेक्टेड लो वोल्टेज, तो करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सर, यहां जो वीसी माइनस वीडी को लिखा गया वी, और इसका फॉर्मूला लिखा गया आई इंटू आर। ध्यान से देखो, यहां जो वी होगा वो ई से छोटा होगा। यस सर, ये देखिए, मान लिया 12 वोल्ट का सेल है और आपने रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो देखा गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया गया वो सेल के ईएमएफ से क्या होगा? छोटा होगा। अब क्यों होगा वो आगे की बात मैं आपको समझाऊंगा। तो सुनिए, यहां जो V है वो लेस देन E है, इस V को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, DROP, अक्रॉस द सेल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। इसे मोटे तौर पर यह भी कह सकते हो, इट इज एन आउटपुट गिवन बाय द सेल इन एक्सटर्नल सर्किट। जी, सेल के द्वारा बाहरी सर्किट में जितना वोल्टेज दिया गया सर, वही वोल्टेज V कहलाएगा, जिसको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल कहते हैं। अब मैंने बोला ना कि मान लो इस सेल का जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है, वो उसका खुद का वोल्टेज है। आपको कितना उसने दिया? 10 वोल्ट। क्यों भाई? 2 वोल्ट कहां गया? वो 2 वोल्ट कहां गया? अब आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है सर, चलिए आगे देखिए सर।
अब वो 2 वोल्ट कहां गया वो मैं आपको समझाऊंगा। सर टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल सिंबल होता है स्मॉल आर। मेरी बात ध्यान से सुनना। लो भैया, सबसे पहले मैं एक सेल बना के आपको दिखाता हूं सर। लो बेटा, नाउ दिस इज अ सेल। हाँ जी, सपोज कीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये बेटा और एक प्लेट ये है, ऐसे बनाया गया, राइट सर। अब मैंने क्या किया बेटा जी, ध्यान देखना सर। सर इसकी सहायता से रेजिस्टेंस जोड़ा गया आर, बाहरी रेजिस्टेंस है, इसे कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एंड पॉजिटिव, ये एंड कैसा बोलो नेगेटिव है। ध्यान से सुनिए, सेल जो है बिना इलेक्ट्रोलाइट के तो बनेगा नहीं सर, इसलिए इसके अंदर भरा गया इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने बोला पॉजिटिव है नेगेटिव, केमिस्ट्री वाले उसे कैथोड और एनोड भी बोलते हैं सर। लो जी, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, अब क्या होगा, सेल बन गया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जैसा प्रोसेस स्टार्ट होगा। हाँ जी सुनिए, आपको बताया गया था एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव। देखो यहां से करंट निकली और यहां से होती पहुंची आई, एक्सटर्नल सर्किट। लेकिन जब वही करंट सेल के अंदर से पास होगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। देखो सर, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव, इनसाइड करंट जो सेल के भीतर फ्लो कर रही है वो नेगेटिव से कहां जा रही है, पॉजिटिव। सब पढ़ाया गया था कि अगर करंट का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके अपोजिट मूव करेंगे कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। तभी तो कहा गया इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर गया, मतलब डोनर है, दैट्स वाई पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहां पे जाकर डिपॉजिट हुआ, एक्सेप्टर है, दैट्स वाई कितना हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। अब पूरी बात पढ़ते हैं सर। सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है सर, होगा जरूर। इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका गाढ़ापन होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी होगी। चलो सर, हमारे पास 2 स्विमिंग पूल है, एक खाली है, हवा भरा हुआ है, हवा है, और दूसरे में पानी भर दिया गया। बताइए किसमें साइकिल चलाना आसान होगा, ऑफ कोर्स हवा वाले में, क्योंकि वाटर जो है आपके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट अपोजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सिंपली है, सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी खुद की विस्कोसिटी होती है। तो करता क्या सर, सो जो विस्कोसिटी होगी वो करंट या चार्ज के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी विस्कोसिटी होगी, गाढ़ापन होगा, वो सेल के 2 टर्मिनल्स के भीतर, सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच, सेल के भीतर इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट अपोजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चूंकि वो सेल के अंदर की बात है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। पूरी बात सुनिए, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट। It is resistance offered by an electrolyte of a cell in the path of flow of current or charge inside the cell is called as internal resistance. सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच, सेल के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट या चार्ज के फ्लो का अपोज करता है। दैट अपोजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्योंकि वो सेल के अंदर की बात है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आइए यहां समझिए। नाउ दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये देखिए सर, ये वाला पॉजिटिव एंड है, ये वाला नेगेटिव एंड है। सेकंड का फ्लो पॉजिटिव से कहां गया, नेगेटिव की तरफ। लेकिन दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर सेकंड का फ्लो ऐसे हुआ। तो ध्यान से सुनना, यह है सेल। एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इनसाइड द सेल करंट का फ्लो नेगेटिव से कहां होता है, पॉजिटिव होता है। अब समझ में आया? अब पूरा डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये बनेगा। ये देखिए, ये बना मेरा सेल जिसका खुद का ईएमएफ वोल्ट में है, ये बना इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर इस तरह से बनाया गया डॉटेड। दिस इज द स्टैंडर्ड फिगर ऑफ अ सेल, राइट सर? ऐसे बनाना चाहिए, राइट सर? अब आगे सुनिए, अब आगे जोड़ दिया गया सर रेजिस्टेंस। बेटा इसकी वैल्यू आर है, से यहां से करंट निकला आई, यस सर। सर यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया, आई। बेटा इसके बाद जो पोटेंशियल फील्ड पाया गया V इक्वल्स टू I इंटू आर, आ गया सर। अब इतने हिस्से को मिटा देते हैं सर। चलिए इतने हिस्से को मिटा, उससे पहले ध्यान सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं, इन 2 प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसके गाढ़ापन को बढ़ा दूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों भाई, क्यों कम हो जाता है? सिंपल बात है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से पर वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो वो आसानी से एनर्जी को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब हर्डल क्या हो गया, कम हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। फिर से सुनिए, अगर सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एमसीक्यू है, ठीक है सर, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट हैपन सर? कंसंट्रेशन बढ़ाने से पर वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी कैरियर्स होते हैं उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो आसानी से एनर्जी को एक प्लेट से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हर्डल घटेगा, मतलब रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, घट जाएगा। और सुनिए,
अगर इसके बीच जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो क्या होगा, तो भी इंटर रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों सर? सर आप देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटती है, अगर विस्कोसिटी घटी तो अपोजिशन घटेगा, मतलब इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो दो बातें याद रखना, देखो सेल के दो टर्मिनल के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर आप उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो भी इंटर रेजिस्टेंस घटता है, और सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। चलिए अब यहां से हटाते हैं बात को, हम यहां लेते हैं सर। हाँ जी, तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? सेल के दो टर्मिनल्स के बीच, सेल के दो टर्मिनल्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो का अपोज करता है। दैट अपोजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, बिकॉज वो सेल के अंदर की बात है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बारी आई सर, जरा समझिएगा बेटा। हाँ जी, सपोज करो ये सेल 12 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। उसने आपको जो बाहर दिया मान लो वो 10 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट कहां गया, सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वेस्ट हुआ। भाई सेल अगर 12 वोल्ट का है आपको कितना मिला, 10 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कहां गया, ऑफ कोर्स उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसी बात को हम यहां समझते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने लिखा वी नो दैट जी। क्या मैं 12 वोल्ट की जगह पे ई लिख सकता हूं सर? यस, क्योंकि 12 वोल्ट उसका ईएमएफ है। क्या मैं 10 वोल्ट की जगह पे वी लिख सकता हूं सर? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या मैं 2 वोल्ट की जगह पे आई इंटू आर लिख सकता हूं सर? देखो फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई इंटू आर, और आर की जगह पे रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर यहां निकालना हुआ तो इसका रेजिस्टेंस, और यहां निकालना हुआ तो इसका रेजिस्टेंस, तो बेटा यहां लिखा गया आई इंटू आर। दोबारा समझो, 12 वोल्ट सेल का ईएमएफ है, लिखा गया ई, 10 वोल्ट उसका पोटेंशियल ड्रॉप है जो उसने बाहर सर्किट में दिया, ये 2 वोल्ट कहां गया, इंटर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, आर की जगह पे स्मॉल आर पुट कर दो। देखो जी हमारे पास एक फार्मूला बन करके तैयार हो गया। सर अब सुनिए, मैंने v की जगह पुट कर दिया i इंटू आर, और यहां पे i इंटू आर है, ये देखो i इंटू आर। सर अगर मैं यहां से i कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, r प्लस आर। बेटा यहां से जो i निकला ना वो निकला e डिवाइड बाई आर प्लस आर, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ध्यान रखिए, जब सेल के ईएमएफ के साथ साथ, मतलब सेल के खुद के वोल्टेज मतलब ईएमएफ के साथ साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो, तो सर्किट में करंट का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, I इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक है सर, चलो अब आया, चलिए फ्रॉम फर्स्ट हमने देखा E इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर है। मैंने क्या किया, लिखा डिवाइडेड बाई V इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। लो भाई दोनों साइड में V से डिवाइड करो। लो सर यहां लिखा गया E बाई वी, यहां कट के आ गया 1, यहां लिखा गया I बाई वी, और साथ में क्या लिखा गया R। लो मैंने दोनों साइड में क्या किया बेटा, V से डिवाइड कर दिया। अब सुनो, यहां लिखा गया E बाई वी माइनस 1, और यहां लिखा गया 1 बाई आर, और साथ में कितना लिखा गया R। सुनो 1 इधर क्या गया, ये I बाई वी इक्वल टू 1 बाई आर कहां से आ गया, देख लो भाई, सब फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। अगर लिखोगे I बाई वी तो 1 बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो V इंटू 1 V और आई आर, मतलब ओम्स लॉ से सॉल्व किया गया। सर अब अगर आर निकालना हुआ, कैपिटल आर यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप और लिखेंगे सर E बाई वी माइनस 1। ध्यान से समझिए बेटा। सर व्हाट इज दिस स्मॉल आर, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। जी सर, जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो क्या क्या गिवन होगा, आर गिवन होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज गिवन होगा, और सेल का ईएमएफ गिवन होगा। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट E बाई वी माइनस 1। राइट सर, दो फॉर्मूला निकाल के दिखाया मैंने। एक तो जब सेल के ईएमएफ के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो, करंट निकालने का फॉर्मूला I इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। दूसरा, जब सेल के ईएमएफ और उसके पोटेंशियल ड्रॉप के साथ साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, और आपको उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, फॉर्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E बाई वी माइनस 1, वेयर E इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल एंड V इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब एन आउटपुट गिवन बाय द सेल इन एक्सटर्नल सर्किट। राइट सर, चलिए तो ये दो फॉर्मूले थे, मैंने आपको समझाया। अब कुछ बातें हैं सर इस पे फोकस करेगा, ये मैं दोबारा अभी नोट करके आपको दिखाता हूं सर। लीजिए सर, मैंने लिखा वी नो दैट, अभी आपने जो लिखा है वी नो दैट, आपने लिखा E इक्वल्स टू वी प्लस आई इंटू आर, तो क्या लिखा गया V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। आप ये लिख सकते हो सर। सब पहला फॉर्म फिगर देखना। यस सर, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का इंटर रेजिस्टेंस है, करंट पॉजिटिव से निकल रही है बाहर, ये आ रही है, इसे कहेंगे पॉजिटिव, इसे कहेंगे पॉजिटिव। ये सेल अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। कैसे पता चला? भाई साहब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, मतलब करंट आपको दे रहा है,
दे रहा है तो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, इट मींस क्या कर रहा है, वो डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज कर रहा है उस दशा में फॉर्मूला लिखा गया V = E - I × R। आई पर फोकस करना, ये नेगेटिव फार्मूले का होता है। तो यहां लिखा गया V E से छोटा होगा, मतलब जब एक सेल अपने आप को डिस्चार्ज करेगा उस कंडीशन में उसके अक्रॉस निकालेगा पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब दिया गया आउटपुट हमेशा उसके ईएमएफ से क्या होगा, छोटा होगा। नंबर 2 देखो, ये देखिए ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ईएमएफ, इंटर रेजिस्टेंस, इस बार करंट अंदर जा रही है, ध्यान रखना। नेगेटिव हो गया सर, यस सर, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, मतलब वो करंट को ले रहा है, मतलब वो एनर्जी ले रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपने आप को चार्ज कर रहा है। तो इससे क्या कहेंगे आप, चार्जिंग, राइट सर। अब देखना फॉर्मूला ये V लिखा गया E, माइनस फॉर्मूले का है लेकिन लिखा गया -I × R। देखो ये नेगेटिव फॉर्मूले का है, यहां पे I पॉजिटिव था, दैट्स व्हाई लिखा गया पॉजिटिव। अब देखो V की जगह पे V, E की जगह पे E, नेगेटिव I की जगह लिख दिया गया -I। सर यहां ध्यान से देखिए, सर लिखा गया V = E + I × R। ध्यान से देखिए यहां जो V है वो ग्रेटर देन E है, ठीक है सर। एंड तीसरी और थोड़ी ऐसी चीज लिखा गया, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रोचेस टू 0, मतलब जो R है बहुत ज्यादा कम है, सेल का इंटर रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, तो आप 0 पुट कर सकते हो, V = E - I × 0, सो लिखा गया V = E, राइट सर। अब सुनो, न्यूमेरिकल के लिए 2 चीजें याद रखना, जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी वो अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा होगा, लेकिन अगर वही करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इन करेगी अपने आप को चार्ज कर रहा होगा। चार्जिंग के लिए प्लस होता है, डिस्चार्जिंग के बीच में क्या होता है, माइनस। क्वेश्चन ये है, क्या किसी सेल के क्रॉस निकाला गया पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V हमेशा सेल के ईएमएफ से छोटा ही होता है? आंसर है नो, छोटा होता है। कब? डिस्चार्जिंग के दौरान। हाँ जी, चार्जिंग के दौरान बड़ा होता है, और अगर इंटर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो बराबर भी होता है, बराबर भी होता है, राइट सर। चलिए अब आई अगली कहानी। सर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, सर अभी नीट में आया था, क्या था क्वेश्चन सीख लो। उन्होंने एक सेल दे दिया, मेरे को डिजिट याद नहीं, डिजिट मैं अपनी तरह लिख देता हूं सर, 10 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस 2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिखा गया 3 ओम। सर फाइंड पहला I, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल V, 2 चीजें निकालनी है। सब बहुत ज्यादा आसान है, सॉल्यूशन में आइए। I याद है बेटा, क्या पढ़ाया था मैंने, E / R + R। यहां लिखेंगे 3 10, यहां लिखेंगे 3 + 2, जी सब कुछ गिवन है, लो जी 2 एम्पियर निकाला गया। अब आया पोटेंशियल ड्रॉप नंबर 2, तो लिखा गया V = E - IR। क्यों भाई साहब, करंट यहां से निकल के यहां तक आएगी, मतलब करंट दे रहा है, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, राइट सर। तो E की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, बोलो 10 वोल्ट, I की जगह पे 2 और इंटर रेजिस्टेंस कितना बोलो 2, तो 10 - 4 क्या निकला बोलो 6 वोल्ट। देख लो ध्यान से, यहाँ V E से छोटा है, क्यों, E है 10, V क्या निकला बोलो 6 वोल्ट, मतलब सेल का बिहेवियर कैसा है, डिस्चार्जिंग का है सर। ये जब भी पहला वाला नीट हुआ था उसमें आया था, ठीक है सर, जो आउट हो गया था। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सर ध्यान से सुनिएगा, ये ओल्ड NCERT का क्वेश्चन है। कहा गया एक कार बैटरी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, कार बैटरी 12 वोल्ट की होती है और उसका इंटर रेजिस्टेंस 5 ओम है। काफी टाइम तक कार यूज नहीं किया गया, तो रखे रखे बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अ कार बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटर रेजिस्टेंस इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड। नाउ इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी चार्जर ऑफ ईएमएफ 120 वोल्ट। अब इसे चार्जिंग के लिए ले जाया गया, जहां पे इसे बैटरी चार्जर से जोड़ा गया जिसका ईएमएफ 120 वोल्ट के बराबर है। पहला, अगर सर्किट में करंट का फ्लो 10 एम्पियर है तो बताइए सेफ्टी के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ा गया उसकी वैल्यू कितनी होगी। एंड दूसरा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कार बैटरी कितना होगा। पहले मैं बनाता हूं सर, सुनो सर, हमारे पास एक कार बैटरी है, बैटरी में प्लेट की संख्या 2 से ज्यादा होती है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, प्लेट की संख्या 2 से ज्यादा। मैंने मान लिया इसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटर रेजिस्टेंस मैंने दिया आपको 5 ओम, राइट सर। अब इसे बैटरी चार्जर से कनेक्ट करना है। ये देखिए सर इसका ईएमएफ है 120 वोल्ट। अब पहले पूरी बात सुनना, जिसको चार्ज करना है और जिसकी सहायता से चार्ज करना है, जिसको चार्ज करना है और जिसकी सहायता से चार्ज करना है, दोनों हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं। किसमें? पैरेलल में। मतलब हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। इन्होंने कहा इस दौरान इस सर्किट में करंट का फ्लो 10 एम्पियर हो रहा है। भाई करंट कौन देगा? आपकी कार की बैटरी तो देगी नहीं सर, वो तो डिस्चार्ज है, तो मरी पड़ी है।
तो कौन देगा? ये बैटरी चार्जर देगा। लो सर, यहां से करंट निकला कितना बोलो? 10 एम्पियर। सर यहां से होता हुआ सर करंट, यस सर ध्यान से देखो, लौट के वापस कितना आ गया? दिस वन। अब बात क्या है? बात यह है भाई, कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट, और आपने किसे जोड़ दिया? 120 वोल्ट, तो एक्सेस सप्लाई हो गई, फूक जाएगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल की गई, आर, मतलब एक्सेस ऑफ वोल्टेज इस आर के क्रॉस वेस्ट हो जाएगा। कार बैटरी को जितना वोल्टेज चाहिए चार्जिंग के लिए उसको उतना मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था, बताइए भैया ये आर की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले मैंने बनाया इफेक्टिव सर्किट। हमें पढ़ाया गया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, नहीं है, 120 वोल्ट है, 12 वोल्ट है ना। देखो दोनों वोल्ट का, दोनों सेल का बिहेवियर अलग है। ये अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। देख लो, करंट यहां से बाहर निकला डिस्चार्ज, यहां पे इन आया चार्ज, तो दोनों का बिहेवियर अलग है। तो इसका मतलब एक का साइन अगर पॉजिटिव होता है दूसरे का क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक बैटरी बनाए तो उनके ईएमएफ को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है? अलग अलग है। लो जी, मैंने इन दोनों को मिलाकर एक बैटरी बना ली, और बनेगा कहां पे वो? ये देखिए, लिखा मैंने ई और लिख दिया मैंने E2 माइनस E1 इक्वल टू 108 वोल्ट। कैसे? अरे यही बड़ा भैया, यहां बन जाएगा। अब सुनो, यहां पे कितना हुआ? रेजिस्टेंस R हो गया, सेल खत्म, यहां पे इसका इंटर रेजिस्टेंस रह गया। सेकेंड का फ्लो यहां से निकला I, से ध्यान से देखना, लोड के वापस कितना आ गया? I। अब निकालते हैं I इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। व्हाट इज I? 10 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज E? 108। आपको R चाहिए और इंटर रेजिस्टेंस कितना भैया? 5 ओम है। लो, सब मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब अगर हम यहां सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखा गया 10R प्लस 50 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 108। तो लिखा गया 10R इक्वल टू 58, तो जो R निकला वो निकला 5.8 ओम। लो भैया, मतलब अगर मैं इतने अमाउंट का रेजिस्टेंस वहां पर जोड़ दूं तो भाई साहब ये जो सेल होगा वो सेफली चार्ज होगा। पहली चीज निकल गई। दूसरा चीज क्या पूछा गया? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कार बैटरी, मतलब E1। ले भाई, E1 के क्रॉस ध्यान देखो सर, पॉजिटिव सेकेंड आ रही है, नेगेटिव से बाहर जा रही है, मतलब इन करिए तो अपने आप को क्या करेगा? चार्ज करेगा। चार्जिंग के लिए फॉर्मूला था V इक्वल टू E प्लस I इंटू R, याद आया? लो भाई, लिखा मैंने V1, सो लिखा मैंने E1, फिर लिखा I और साथ में लिखा R1। लो, V की जगह पे V1, E की जगह पे E1, I की जगह पे I लिखोगे, R की जगह पे R1 लिख लो। लो सर, यहां लिखा गया 12 वोल्ट, I कितना निकला? 10, और इंटर रेजिस्टेंस कितना बेटा? 5, तो निकला आपका 62 वोल्ट। लो सर, इसका मतलब जो सेल की बात कर रहे हो उसके एक और पोटेंशियल ड्रॉप कितना पाएगा? 62 वोल्ट। कुछ बात समझ में आई जी? क्या 12 वोल्ट का सेल सिर्फ 12 वोल्ट से चार्ज हो गया? नहीं, कितना वोल्ट देना पड़ा? 62 वोल्ट। इसका मतलब जब कोई सेल अपने आप को चार्ज करेगा, उसका जितना भी ईएमएफ है हमें उससे थोड़ा ज्यादा देना होता है ताकि उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो सके। यह क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का। आइए अब उसी एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अनसॉल्व है, बोला गया 6 लेड एसिड सेल्स, 6 सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और हर सेल का पोटेंशियल ड्रॉप 1.5 वोल्ट है। इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया और किसी बाहरी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 4 ओम के साथ। बताइए सेल का, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? फिर से सुनो, 6 आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और हर सेल जो आउटपुट देगा उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब V, वो 1.5 वोल्ट है। समझे आप? और चूंकि सेल्स आइडेंटिकल हैं तो हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। इन सबको पैरेलल में जोड़ा गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जिसकी वैल्यू 4 ओम है। बताइए स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? आइए देखते हैं। सुनिए, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा ये है बेटा, पांचवा ये है और छठा ये है। सर ध्यान से देखिए सर, हाँ जी, हर सेल का ईएमएफ E सेम है, ये देखिए, हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस सेम है, लीजिए सर, और हर सेल का पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या है? सेम है, V सेम है। अब इन सबको पैरेलल में जोड़ा गया। पैरेलल का मतलब ये होता है सबका पॉजिटिव एक जगह जुड़ा हुआ पाया जाएगा, ये देखिए, और सबका नेगेटिव भी एक जगह जुड़ा हुआ पाया जाएगा सर, ये देखिए, जुड़ गया पैरेलल में। और ये मैंने मान लिया A, इसको क्या मान लिया? B, और फिर इसको जोड़ दिया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ, और R की वैल्यू कितनी बोलो? 4 ओम है। क्वेश्चन दोबारा पढ़े तो फिगर बना दिया मैंने। कहा गया 6 सेल्स हैं, 6 दिख रहा है,
जी, सभी सेल्स के ईएमएफ ई है, इंटर रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल ड्रॉप वी है। इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया गया। पैरेलल का मतलब ये होता है सबका पॉजिटिव एक जगह, सबका नेगेटिव एक जगह। किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ जोड़ा गया जिसकी वैल्यू 4 ओम के बराबर है, गिवन है। बताइए हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। सॉल्यूशन में आते हैं, ये भी सॉल्यूशन में ही है, ठीक है सर। आइए, मैंने बनाया इफेक्टिव सर्किट। लो जी, इन सब सेल को जोड़ के एक सेल बनाया गया, लिखा गया ई डैश, वो ई होगा और ई की वैल्यू गिवन थी 2 वोल्ट। ध्यान सुनो, क्या सभी सेल्स का ईएमएफ सेम है? बिल्कुल सेम है। कितना भैया? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, उसे प्लस नहीं करते। सो दैट्स व्हाई कितना लिखा गया? वी। क्या आउटपुट वोल्टेज वी डैश वी ही रहेगा? यस सर। भाई अगर सेल पैरेलल में है तो ये भी तो पैरेलल में होगा, तो वी 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 क्या लिखोगे? वी ही लिखोगे 1.5। लेकिन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1/r डैश 1/r 1/r 1/r। कितने सेल्स हैं? 6। तो r डैश निकला r/6। लो जी, r डैश क्या निकला? r/6। इसे जोड़ दिया गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, लाइक दिस 4 ओम। अब क्या पूछा गया? बताइए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कैपिटल R, यहां लिखा गया E/V -1। अभी पढ़ाया था जस्ट, ये फार्मूला है। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। लिखा गया R डैश इक्वल्स टू R, फिर लिखा गया E डैश बाई V डैश -1। लो, R की जगह पे R डैश, कैपिटल R, E डैश बाई V डैश -1। यहां लिखा गया R/6, यहां लिखा गया 4, यहां पे 2 है, यहां पे 1.5 है, -1 है। लो भैया, इधर जाके 24 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सर ये सॉल्व होकर निकलेगा 4/3 -1। तो जो R निकला 24 और इंटू 1/3 काट के देखा गया 8 ओम। हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या निकल गया? 8 ओम। इसका मतलब सर जब भी हमें सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकालना होगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर आ गया। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से थे। अब आते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। ये देखिए सर, हमारे पास एक सेल ये है एंड दूसरा सेल ये है। सर लिखा गया E1 10 वोल्ट और E2 लिखा गया 4 वोल्ट। सर इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और इन्हें जोड़ दिया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम से। क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, मतलब E1 और E2 का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में आओ। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, E1 पैरेलल टू E2 है। कैसे पता चला? लो, इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है, लाइक है, दैट्स से पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मैंने बोला था कि वोल्टेज अगर सेम होगा तो 10 10 10 ही लिखोगे, अगर डिफरेंट होगा तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब जा देख लो, आओ। सर सॉल्यूशन लिखते हैं यहां। सर ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा है सो करंट यहां से निकला। ये देखो सर, करंट यहां से निकल करके वापस आ गया। अब जा ध्यान से देखना, इस फिगर के अकॉर्डिंग में इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। लेकिन ये देखो, ये करंट इसके पॉजिटिव में इन कर रही है, दैट्स व्हाई अपने आप को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। दोनों के बिहेवियर अलग हो गए, इसलिए ईएमएफ तो माइनस करना पड़ेगा। सर दोनों को मिलाकर के एक सेल बनाया मैंने, यहां बना दिया। लो, लिखा मैंने E और लिख दिया मैंने E1 -E2। बड़े में से छोटे को माइनस किया। 10 - 4 क्या लिखा गया? 6 वोल्ट। जो सेल बना उसका इंटर रेजिस्टेंस लिखा गया कितना? बोलो 3 ओम। ये सेल खत्म है तो इसका इंटर रेजिस्टेंस 2 ओम है। सर यहां पे लिखा गया R एंड दैट्स इक्वल्स टू 1 ओम। से यहां से करंट निकला आपका I। सर होता हुआ वापस कितना आ गया? यहां पे सर I। अब निकालते हैं हम I, तो I निकला गया E डिवाइड बाई R प्लस R। व्हाट इज E? सर लिखा गया 6 वोल्ट और R चूंकि हर जगह करंट का फ्लो सेम ही है, सारे जोड़ दो तो लिखोगे 1 + 3 + 2। सर लिखा गया 1 एम्पियर। जी सर। लो जी, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? करंट निकाला। अब निकालना हमें पोटेंशियल ड्रॉप, DROP, ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, मतलब V। सबसे पहले फॉर E1, ले भाई, ये अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। कैसे पता चला? बोलो। हाँ जी, E1 डिस्चार्ज। देख लो, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? V1 = E1 - I × R1, क्योंकि नेगेटिव होता है। व्हाट इज E? E1 10 वोल्ट, I1 और इंटर रेजिस्टेंस 3। सॉल्व करके निकला 7 वोल्ट। देख लो, 10 वोल्ट था, 7 वोल्ट पाया गया, छोटा है। अब बात करेंगे फॉर E2। जी, ये अपने आप को चार्ज कर रहा है। कैसे पता चला भाई? क्योंकि करंट पॉजिटिव में इन कर रही है।
एंड चार्जिंग के लिए फॉर्मूला होता है E2 प्लस I इंटू R2, प्लस कर दोगे। E2 की जगह क्या लिखोगे 4, I की जगह पे 1, यहाँ क्या लिखा गया 2, सॉल्व किया गया कितना बोलो 6 वोल्ट। देखो था 4 वोल्ट, ड्रॉप कितना हुआ 6 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से मैंने हर सेल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के आपको दिखाया। करेक्ट सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन सुनो, कहा गया है 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर सेल का EMF E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। राइट सर। 3 आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected together in series. Full stop. उनके लिए V वर्सेस I डायग्राम दिया है। रुको, एक सेल ये है भाई, दूसरा सेल ये है और तीसरा सेल ये है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हर सेल का EMF E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। लो जी, इन्हें सीरीज में जोड़ दिया गया। इन सेल के लिए V वर्सेस I डायग्राम गिवन है। ग्रुपिंग के लिए ये गिवन है 0, यहां लिखा गया 6, यहां लिखा गया 4। एक मिनट, ये V वर्सेस I डायग्राम एक सेल के लिए नहीं है, नो नो, इस पूरे ग्रुपिंग के लिए डायग्राम ये है। पहला क्वेश्चन, पहले भैया हर सेल का EMF निकालो, एंड दूसरा बताओ इसमें हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। पहली बात ध्यान सुनना, ये V वर्सेस I डायग्राम है और V वर्सेस I, ये ले भाई V इक्वल्स टू I इंटू R। V बाई I को क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब यहां V और I से निकलेगा रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस भाई। क्यों? क्योंकि ये सेल के लिए ग्राफ है। ये ग्राफ जो बना हुआ है ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए है, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। राइट सर। तो चलो, तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, इस जगह पर हम निकाल लेते हैं। चलो पहले इसको इफेक्टिव सर्किट बनाते हैं। सीरीज में है, तीनों को जोड़ दीजिए। जो आपका EMF बनेगा 3E और इंटरनल रेजिस्टेंस निकला आपका 3R। राइट सर, ये बन गया। सुनिए, सीरीज में पोटेंशियल सेम हो या ना हो, हमेशा प्लस होता है, ड्रामा से पैरेलल में होता है। चूंकि प्लस हो गया 3E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R। अब सुनो सर, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, सर मैंने लिखा व्हेन I इक्वल्स टू 0 देन V मैक्सिमम इक्वल्स टू 6 वोल्ट। पढ़ो ग्राफ के अकॉर्डिंग में, जब करंट की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना बोलो 6 वोल्ट। ग्राफ को ध्यान से देखो, व्हेन द करंट इज 0 देन द मैक्सिमम वोल्टेज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 वोल्ट। एंड सर V मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या कहलाता है EMF। अभी पढ़ाया था सर, जब निकलने वाली करंट की वैल्यू 0 हो, जब निकलने वाली करंट की वैल्यू 0 हो देन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज EMF। यस सर। तो यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड एज EMF, ये लिखा गया 6, यहां लिखा गया 3E, क्योंकि ये जो ग्राफ है ग्रुपिंग का है, दैट्स व्हाई 3E। तो जो E निकला वो क्या निकल गया 2 वोल्ट निकल गया। लो जी, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, हर सेल का EMF कितना होगा। अब यहां से आइए सर, अगर मैं निकालता हूं सर इस ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ R डैश लिखा गया V ओवर I, R डैश मतलब इसके लिए V लिखेंगे 6, यहां लिखोगे 4, 1.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3R। चेक करो, सो लिखा गया 1.5, तो जो R निकला वो 0.5 हो। फिर से सुनो सर, इसका जो देखो V वर्सेस I, V बाई I क्या शो करेगा रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? सेल का। और सेल एक का तो ग्रुपिंग का है, सो दैट्स व्हाई क्या लिखा गया 3R, 6/4 1.5 देन R इक्वल्स टू कितना हो गया 0.5। समझा आप? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लिया। समझे बेटा? तो देखो ये था आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक है सर, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और तमाम बातें, तमाम न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहां पर समझाया। आज की क्लास यहीं पर है। एक टॉपिक खत्म किया मैंने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। अब जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्ट 4 में, उसमें पढ़ाऊंगा अबाउट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड उस पर डिपेंड कंसेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स। तब तक अपना ध्यान रखें, इसको ठीक से रिवीजन कर लें और अच्छे ढंग से पढ़ें। धन्यवाद।